Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 9 March newspaper. यूरोप के शोधकर्ताओं ने सौंदर्य प्रावधानों के लिए सोने के इस्तेमाल की सिफारिश की तो स्वर्ण मशीन का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए कि जो गोल्डन नैनो पार्टिकल होते हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। इसमें एपिडर्मल और फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती है उनको बचाने की क्षमता होती है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से, प्रदूषण से, सिगरेट के धुएं से त्वचा को, जो कोशिकाओं को जो क्षति होती है उसको रोकने में मदद करती है। इसका प्रयोग का जिक्र हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। जो एक कोशिकाएं हैं, इससे ये होता है कि जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है वो जल्दी से सही होने लगती है, और जो इनका नकारात्मक प्रयोग हमें कोई देखने के लिए नहीं मिला है। इसके अलावा जो कोलेजन प्रोटीन होती है उसके बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर लचीलापन आता है, और जो जितनी भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वो सारी ठीक होने लगती है। तो उम्र के बढ़ते प्रभाव को कम कर देते हैं, इसलिए स्वर्ण के नैनो पार्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लेकर भारत की पहल, सुधार के लिए विस्तृत खाका पेश किया गया। ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की तरफ से G4 मॉडल पेश किया गया है, जिसमें नए स्थायी सदस्य को चुने जाने, वीटो के मामले में लचीलापन को अपनाने का प्रावधान किया गया है। इसे G4 मॉडल कहा गया है। जब उन्होंने बोला है कि जब 1945 में परिषद की स्थापना हुई थी, तब जो टाइम था, उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां थी, वो सारी अलग थी और आज पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो उसके हिसाब से G4 मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 स्थायी सदस्यों को और 4 या 5 गैर स्थायी सदस्यों को जोड़ा जाना चाहिए, जिसके बाद जो सुरक्षा परिषद की सदस्यता है उसमें मौजूदा 15 से बढ़कर 25 से 26 हो जाएगी। इसके अंदर 2 अफ्रीकी देशों को, 2 एशियाई देशों को, एक लैटिन अमेरिका के देश को, करेबियन देशों को और पश्चिम यूरोप से के क्षेत्र से देशों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें यह नहीं बताया गया है कि कौन सा देश स्थायी होगा और कौन सा गैर स्थायी होगा, लेकिन इस मॉडल को बनाया गया है ताकि जो वीटो पावर को लेकर या फिर जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है उसको बदला जा सके समय के अनुसार। कल्पमिता, जब दूसरे लोग लालची हो जाते हैं तो हम भयभीत रहते हैं। दूसरे लोग जब दूसरी ओर दूसरे लोग भयभीत रहते हैं तब हम लालची हो जाते हैं। प्रवेश, आप ऐड करोगे इसमें कुछ? नहीं दिव्या, आप ही ले लो। इसमें है दूसरे लोग लालची हो जाते हैं तब हम भयभीत रहते हैं। दूसरी ओर जब दूसरे लोग भयभीत रहते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। हम्म। मतलब इसमें बात हो रहा है कि अगर एग्जाम्पल लेना है तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है इसमें ओवरऑल। चाहे वो पावर का हो गया कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पावर दूसरे के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए किसी और को यूज़ कर रहे हो, तो अपने ऊपर जब होता है तब आप भयभीत होते हैं जब आपके ऊपर लोग करते हैं। और वही चीज़ आप जब दूसरे ऊपर करते हैं तो उसी से आप जोड़ सकते हैं। मतलब बोलो दिव्य। हाँ, कि अगर कोई इंसान लालची है, उसके लिए अगर वो करप्शन कर रहा है तो दूसरे लोग उससे डर सकते हैं कि उनको ये करना पड़ेगा, उनका कार्य होगा या नहीं होगा। वो लोग डरने लगते हैं अगर कोई दूसरा इंसान लालची होकर उसी तरह की प्रैक्टिस करने लगे। हम्म। जेंडर इनक्वालिटी एज अ प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वी नीड मोर एंड मोर इन्वायरमेंटल साउंड प्रैक्टिसेस। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जेंडर इक्वालिटी भी आता है, क्योंकि जेंडर डिस्पैरिटी होने के कारण एक इंडिविजुअल लेवल पे भी डिफरेंसेस क्रिएट होता है, और ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, वो भी लॉन्ग टर्म में स्क्यूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, lack to access of modern energy affects the women and children disproportionately। इंडिया में एग्जाम्पल लिया जाए तो पहला एग्जाम्पल है सौभाग्य जो योजना, जिसमें सौभाग्य उज्ज्वला उज्ज्वला योजना है, जिसमें
ओवरऑल गैस दिया गया था, मोर एंड मोर वुमेन वेर यूजिंग कोल, फायरवुड, उसके कारण वुमेन के ऊपर में हेल्थ इशू, इन्वायरमेंट के ऊपर में भी कार्बन एमिशन एक्सेट्रा बढ़ते जाता था। तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डील करने के लिए 9 करोड़ to 10 करोड़ गैस सिलेंडर वे प्रोवाइडेड टू द वीमेन। तो वैसे ही हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन कम हुआ उससे। तो वैसी एक एग्जाम्पल वहां पर है। वैसी एग्जाम्पल अगर लिया जाए इंडिया में, तो सिर्फ और सिर्फ 32% जो है वुमेन एम्प्लॉयज है इन रिन्यूएबल एनर्जी, जो दिखाता है कि स्क्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू द टेक्निकल पोस्ट। 10% वुमेन जो है वो टेक्निकल पोस्ट एनर्जी सेक्टर में इन इंडिया। वर्ल्ड वाइड में वो था डेटा, इंडिया में 10% इन टेक्निकल पोस्ट अकॉर्डिंग टू द IEA। दिस डेटा कैन बी रिटन। अगर टेक्निकल पोस्ट में जाना है तो स्किल ट्रेनिंग चाहिए ओवरऑल, और कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, परसेप्शन चेंज होना चाहिए, एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए फ्रॉम द वीमेन। क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है तो ऐसा लगता है कि मेन को हायर करना चाहिए, जैसे विमेन को भी करना चाहिए ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एरियाज बात होता है कि सोलर मामा एक इंडिया में स्टार्टेड हुआ था, बेयरफुट कॉलेज टू ट्रेन द इलिटरेट वुमेन टू बिकम सोलर इंजीनियर, ब्रिंग क्लीन पावर एंड लाइट टू देयर कम्युनिटीज। सोलर मामा वैसे ही जब कल बात किए थे PTQ वाले सेशन में, हम्म, एक सेकंड, तो एक डेटा भी था उसके हिसाब से। PTQ में देखा ना, एक विलेज का नाम था जिसमें एनर्जी को कैसे फंड किया जाए, कैसे इसको सस्टेनेबल बनाया जाए, वो विलेज इंडिया में वन था, तो मैं डाला भी था उसमें। फर्दर 71% अर्ली अडॉप्टर ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी आर वुमेन। इसलिए वुमेन को इम्पोर्टेंट है, इसको रोल प्ले करे, उसको आप इंक्लूड करें डिसीजन मेकर में, प्रोड्यूसर में भी, कंज्यूमर में भी, ताकि लॉन्ग टर्म में जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो छूटे नहीं पीछे। सिर्फ 50% वो क्रिएटर नहीं कर रहे, आप बाकी 50 को भी कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल होगी। तो ओवरऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल वी कैन कंक्लूड दैट women should be integrated into the sustainable development। 10% जो women टेक्निकल पोस्ट में उसको बढ़ाना चाहिए, और उनका रीस्केलिंग स्केलिंग पॉलिसीज, विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट। देखिए रिपीट आर्टिकल की हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, NSSO सर्वे हर 5 साल में एक बार होता है। तो वो एक बार सर्वे किए थे, उसमें पता लगा था कि नॉन फूड एक्सपेंडिचर वो धीरे धीरे बढ़ा है, फूड एक्सपेंडिचर कम हुआ है, रूरल अर्बन डिवाइड वो बहुत कम हुआ है। और दूसरा कि कंज्यूमर गुड तो बढ़े ही एक्सपेंडिचर, लेकिन फूड पे भी मोर ऑन मिल्क प्रोडक्ट, मीट, और ये भी बढ़ा है। प्रोसेस फूड बढ़ा है रूरल अर्बन एरियाज में। वो दिखाता है कि जो न्यूट्रिशन पर जो डेटा है और प्रोसेस फूड है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मिलेट होना चाहिए कंजम्पशन, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी होना चाहिए, तो प्रोसेस फूड भी बने पड़ा है। उसके बाद फिर देखा जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड, फॉर एग्जांपल एग, फिश, मीट, दे ऑक्युपाई थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। तो अगर न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो पहली बात है कि न्यूट्रिशन में देयर शुड बी अ कीवर्ड न्यूट्रिशन लिटरेसी अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग द हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। न्यूट्रिशन लिटरेसी प्रमोट करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल FSSAI बात करते हैं, ईट्स राइट कैंपेन। फिर NEP में बात होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात होता है कि जो स्कूल है उसके अंदर में हेल्दी फूड कैंटीन में प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद जो GST रेट है ऑन द हाई शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट, HFSS, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट, वहां पर एडिशनल GST लगना चाहिए, हेल्थ टैक्स। वो डिटेल चर्चा भी होता है उसके ऊपर में एक बार। उससे क्या होगा कि देयर विल बी अ नजिंग मैकेनिज्म, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं कंज्यूमर का विद रिगार्डिंग टू द फूड कंजम्पशन।
उसके बाद बोल सकते हैं कि दैट विलेज, वो जो विलेज आप बोल रहे थे, उड़ान थुराई विलेज, तमिलनाडु। उदाहरण थोड़े तमिलनाडु। रिन्यूएबल एनर्जी स्मार्ट विलेज है, तो एक हम्म। मॉडल है proper। रिगार्डिंग द HFSS, उसके बाद फिर लो ईटरीज, फॉर एग्जाम्पल अम्मा कैंटीन, वहां पर भी आप बेटर फूड मिलेट प्रमोट करेंगे, PDS मिलेट प्रमोट करेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन में आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल व्हीट राइस बाकी सब में, शुगर बेवरेज और बाकी जो भी चीजें उसके अंदर में आप कंपनी से पीछे में लिखना चाहिए इंग्रेडिएंट कि इसमें इतने परसेंटेज है फैट, इतने शुगर हो गए, इतने परसेंट हो गए, उससे अवेयरनेस बढ़ेगा लोग के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल पीनट बटर, न्यूट्रेला पीनट बटर फेमस है, अब उसके अंदर में देखा जाए तो पीनट बटर कम है, मोस्टली दे आर डायरेक्ट फैट और शुगर, हाई शुगर 30 to 40%, लेकिन बोला जाता है कि पीनट बटर है। तो ऐसे ही जो अवेयरनेस है वो बढ़ने से लोग ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फूड में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल शुगर बेवरेज की जगह में बटर मिल्क, छाछ, छाछ लस्सी एग्जाम वो बढ़ता है। तो आंगनवाड़ी सेंटर में आप PDS में भी आप मोर एंड मोर फोकस ऑन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, तभी जा करके। अब ये जो हो गया, बात हो रहा है कि नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो ये कंडक्ट करते सर्वे, वो बता रहे थे कि ये सब चेंजेस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर में न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में। जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे था उसमें भी ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं लोगों का जो कनेक्शन है ओबेसिटी, अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है विद एक्सपेंडिचर ऑन द फूड। फूड में भी जब हम लोग प्रोसेस फूड बात करते हैं, हाई शुगर हाई कंटेंट सॉल्ट की बात करते हैं, तो ओवरऑल न्यूट्रिशन लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। न्यूट्रिशन लिटरेसी होगा तभी जाकर के हम लोग ट्विन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एक ओबेसिटी, एक और अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया। वो सॉल्व होगा तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक जो CVD, लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटिक, सब चीज धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं और कल एक हमने ये हेल्दी भी कवर किया था कॉन्शियस कि इंडिया पहुंच सकते न्यूट्रिशन इज क्लोजली रिलेटेड टू इवन ट्यूबरक्लोसिस आल्सो, तो वुमेन हैं। हेल्थ डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। NTD, नेशनल ट्रॉपिकल डिजीजेस, उसको सॉल्व कर सकते हैं, न्यूट्रिशन डायरेक्टली रिलेशन उसका मेंटल हेल्थ से इशू है। न्यूट्रिशन विटामिन D का नहीं रहेगा तो आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, तो हर चीज में न्यूट्रिशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हर एक लाइफस्टाइल के अंदर न्यूट्रिशन में लाना चाहिए। नेक्स्ट ये उठाया होता है कि, लेकिन वी कैन डिस्कस कि इंडिया AI मिशन, जैसे 3 मिशन अभी तक है बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, 8,000 करोड़ सुपर कंप्यूटर मकसद है लॉन्ग टर्म में डेवलप करना है इंडिया में। कौन करेगा? CDAC करेगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। CDAC नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, नहीं मिनिस्टर नीति होंगे, मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद वैसे ही है दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है, वैसे ही यहाँ पर AI मिशन हो गया। 10,000 करोड़ विल बी एलोकेटेड फॉर नेक्स्ट 5 years। सब्सिडाइज किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज की, आप AI कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि इंडिया बोल नहीं सकता कि AI बहुत गलत है, उसमें बहुत हार्मफुल है तो आप AI पे काम ही नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, हम लोग पीछे हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड। अब AI का रेवोल्यूशन आने वाला, ये हो भी रहा है हर एरियाज में, जनरेटिव AI से लेकर के आप हर जगह देखोगे तो वी नीड रेवोल्यूशन AI इन इंडिया ऑल्सो। एनवीडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, $2 ट्रिलियन मार्केट कैप है, और वो GPU बनाते हैं, और GPU लेड AI रेवोल्यूशन अगला स्टेप है AI में, AI फील्ड में। तो इंडिया सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी और प्लस AI कंप्यूटिंग, इसको अगर बढ़ा दिया जाएगा तो हर एक गवर्नेंस में भी हेल्प होगा, चाहे वो हाइपर लोकलाइज विंड सिस्टम हो, चाहे वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ और मॉनिटरिंग करना पड़े इंडिया को, चाहे वो NDC टारगेट हो, चाहे वो ग्रीन कवर मेजर करना किया जाए, चाहे वो पॉपुलेशन मेजर किया जाए, और फिर उसके रिलेटेड देखा जाए कहाँ कहाँ वर्नेबिलिटीज है इन डिफरेंट एरियाज, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो, चाहे वो वाटर एक्विफायर रिचार्ज हो, चाहे वो गति शक्ति में यूज किया जाए कि मैक्सिमाइज कैसे किया जाए कोई प्रोजेक्ट को, मिनिमम मिनिमम एक्सपेंडिचर मैक्सिमम रिटर्न कैसे किया जाए। तो हर एक डिफेंस में यूज हो, ड्रोन में यूज हो, साइबर में यूज हो, फिर स्पेस में भी यूज हो, हर एक फील्ड में। तो AI को हर जगह यूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, सब जगह। तो 50% वायबिलिटी गैप,
50% दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, 50% टेंडर इन्वाइटिंग कि डेटा सेंटर बनाइए, और बाकी जो गैप होगा इट विल बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट। हाई क्वालिटी एआई डेटा सेट, इससे रिलेटेड बात हुआ था कि एआई को अनबायस बनाना है। जैसे जेमिनी ने इंडिया के इलेक्शन को क्वेश्चन किया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि दे हैव शोकेस सम फास्टेस्ट टेंडेंसी। तो डेटा सेट और एल्गोरिदम दो चीज होता है दैट ड्राइव द एआई रेवोल्यूशन। डेटा सेट अनबायस होना चाहिए और एल्गोरिदम भी अनबायस होना चाहिए। उसके लिए रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए, और दूसरा कि जो भी सेंटर बने उनको एक तरह से ऑटोनोमस बनाना चाहिए ताकि वो हाई एथिकल स्टैंडर्ड प्रमोट कर सके इन एआई रेवोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। कि अगर आप चिप इंडस्ट्री बना रहे हो या फिर ओवरऑल डेटा फैब इंडस्ट्री बना रहे हो, डेटा सेंटर बना रहे हो, उसके लिए पहली बात है कि एआई रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो एआई रेगुलेशन में इंडियन मिनिस्ट्री जो आईटी है, इट हैड इशूड द गाइडलाइन कि अनटेस्टेड सिस्टम को आप पहले गवर्नमेंट परमिशन लीजिए फॉर मार्केट ट्रायल। बाद में आप पहले गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, कोई भी अगर मैकेनिज्म है जो अनटेस्टेड है। यूरोपियन यूनियन के पास एक एआई एक्ट है, उसके हिसाब से इंडिया बनाया जा सकता है। और यूएस के पास में व्हाइट हाउस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एआई is being a blueprint for other companies, for other countries to regulate AI। तो एआई रेगुलेशन और साथ ही साथ एआई को यूज करना फॉर द गवर्नेंस फॉर एवरी पार्ट ऑफ द सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर, उससे इम्पैक्ट होगा। तो एआई को फ्यूल कैसे करेंगे, ये तो हो गया कॉन्सिक्वेंस एआई। जब आप इन्वेस्ट करें 10,000 करोड़, तो ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू साइबर, विद रिस्पेक्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के पीछे हार्डवेयर चाहिए, उसमें भी सेल्फ रिलायंस चाहिए हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर कैसे हो रहा है, तो 1,28,000 करोड़ इंडियन कैबिनेट हैज क्लियर द चिप प्रोजेक्ट। जैसे पहला जो गुजरात में स्टैब्लिश किया गया और असम में स्टैब्लिश किया गया था, दो फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्रीज, चिप रिलेटेड प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर 75,000 करोड़ पीएलआई स्कीम था इन इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो चिप हो गया, ये हो गया दूसरा, पीएलआई स्कीम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया। तीसरा की काबिल करो, हर जगह जा करके जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसको आप ऑक्शन करिए, उसको लीजिए। अर्जेंटीना कोबाल्ट से लेकर कॉन्गो हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक्सेट्रा। और वहां से जो सेल्फ रिलायंस बने। तो हार्डवेयर के लिए वो इंपॉर्टेंट है, और सॉफ्टवेयर के लिए 10,000 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड। तो दोनों का मिक्स करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो एआई रेवोल्यूशन हो सकता है। तो इसमें हाँ, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम बोल सकते हैं औशिक। एक तो डेटा सेट के रिगार्डिंग, या जो डेटा सेंटर्स क्रिएशन, तो क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकेंडली वी कैन से कि एल्गोरिदम बेस्ड, एंड थर्डली वी कैन टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर चिप्स और जो ट्रांजिस्टर्स आते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स में जैसे अगर हमने लेयर्स वाइज जाए, लेयर वाइज, तो क्रिटिकल मिनरल उससे बना, उसी से आप एक्सट्रैक्ट करिए, उसी से बनेगा सेमीकंडक्टर नेक्स्ट स्टेज में। उसमें भी सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, क्रिटिकल मिनरल में सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। तो क्रिटिकल मिनरल सेल्फ रिलायंस होने के लिए आप कंट्री को ढूंढिए, पकड़िए, और उससे आप एक्सट्रैक्ट करिए, या तो इंडिया में ढूंढिए। जीएसआई का रूल हो गया, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो हाँ, वो एक इसमें हमने एस्पेक्ट होगा। हाँ, माइनिंग की जो बात माइनिंग का, करी हाँ। थी, हाँ, इकोनॉमिक जो वायबिलिटी, सर्टेनिटी, और वो जो जॉइंट कोऑपरेशन हमने बोला था, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। हम्म। फिर अब आका के सेमीकंडक्टर से फैब हो गया, और इंडिया में चिप बनाएंगे। उसके बाद फिर आता है जो तुमने बोला कि डेटा से डेटा रेगुलेशन, डेटा अनबायस होना चाहिए, एल्गोरिदम अनबायस होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं एआई का रेगुलेशन, जो ये है। तो लास्ट स्टेज है एआई रेगुलेशन, हाँ, उसके वो पहले इतने सारे ओवरऑल। स्टेप होंगे। ठीक, नेक्स्ट। इलेक्शन से रिलेटेड बात होता है तो यूथ एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाता है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड होते रहते हैं उनका परसेंटेज गिरते रहता है विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। 53%, 43%, 40% के आसपास में दिखता है यूके में, यूएस में, इलेक्शन में। इंडिया में अभी 65% से ऊपर है दो जो है पार्टिसिपेट इन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। 90 करोड़ था पिछले बार, उसमें 61 करोड़, 62 करोड़ लोग पीपल वोट किए थे इलेक्शन में जाकर के। और वुमेन और मेन में भी डिफरेंसेस कम हो गया है, 1% का मार्जिन है ऊपर नीचे। तो दिखाते हैं कि ओवरऑल, लेकिन बात हो रहा है यहाँ पर कि यूथ का, कि यूथ को कैसे आप बोलेंगे कि आप जाके वोट करें, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन 18 टू 29 ईयर्स ऑफ एज में मेजर चंक है।
वो डिसाइड करेंगे लॉन्ग टर्म विजन क्या होगा इंडिया का, वही आने वाले समय में वर्क फोर्स के पार्ट बनेंगे, वही एक फैमिली प्लानिंग करेंगे, सब चीज उन्हीं ड्रिवन होगा। इसलिए यूथ का इंपॉर्टेंट है वोट करना। तो कैसे किया जाता है? मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन किया गया था, जिसमें आप उनको बोला गया था, जन आंदोलन बनाने के लिए बात हुआ था। आप हैशटैग आप ऑनलाइन ट्विटर में डालिए वोटिंग करते समय, दिखा करके कि आपका वो आपने वोट दिया। माई गोव पोर्टल जो है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, डायरेक्ट सिटीजन को कनेक्ट करता है गवर्नमेंट से। जो भी गवर्नमेंट चाहती है कि ब्रांडिंग हो, कंपटीशन हो, फिर तो और मोटिवेशन हो, नजिंग बिहेवियर हो, सब चीज माई गोव पोर्टल के अंदर में किया जाता है। क्रिएटिव कंपटीशन, ब्लॉग्स, क्विजेस, ऑनलाइन वोटर्स प्लेज एक्सेट्रा। अभी जो क्रिएटर्स अवार्ड भी दिया गया तो उसमें माई गोव पोर्टल के थ्रू दिया गया था कि बेस्ट क्रिएटर का नाम भेजिए, वोट करिए, और चूज होगा बाय द इम्पोर्टेंट पीपल। उसके बाद फिर उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी बात किया गया, कोविड-19 में भी बात किया गया। उसके बाद फिर देखा जाता है तो फिर बोला है कि enthusiastic youngster are sharing video of the anthem sung in the at the iconic location World Heritage Site. सोशल मीडिया कैंपेनिंग, डिजिटल फोरम, डिजिटल कैंपेनिंग, वोटर प्लेज, सेमिनार में जाकर के, तो ऐसे आप प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूट, मॉडल यूनाइटेड नेशन, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री सभा, जो यूपी में बाल सांसद जिसको बोलते हैं, उससे भी एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कि आप सिटीजन को, पर्टिकुलरली यूथ, कैसे वो सिस्टम को जान सकते हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोलो मान। तो और एथिक्स में जब बोला जाएगा अवेयरनेस में, तो एक माई गोव पोर्टल आता है, वोटर्स प्लेज हो गया, प्लेजिंग सिस्टम, रैली, सेमिनार, क्रिएटिव कंपटीशन, एक टूल होता है विच रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिपब्लिक रिसोर्सेज, और इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम होता है। हाँ राइट। ओवरऑल यही अवेयरनेस जनरेशन की बात हो रही है, तो एक वो एस्पेक्ट है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इससे रिलेटेड कब बात किए थे? when we were discussing about how to create a buffer stock in India। अभी 40 to 50 मिलियन टन बफर है एफसीआई के पास। तो क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट पूरा नहीं हो पाता है, 300 या 200 समथिंग टन व्हीट, राइस, पल्सेस, तो प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता तो सड़े आते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए 70 मिलियन टन बफर क्रिएट किया जा रहा था, और उसमें रोल था सबसे बड़ा पीएसीएस का, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो बोला जा रहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी शुड बी इन एवरी विलेजेस बाय 2027। इससे क्या होगा? पहली बात है कि लोकल लेवल पर एक क्रेडिट फैसिलिटी वो बढ़ेगा, डेयरी, फिशरीज, और जो एक इनफॉर्मल लोन होता है वो जाके जमींदार से लोन लेते हैं, फिर मनी लेंडर से लेते हैं, तो उनको इंटरेस्ट रेट हफ्ता में देना पड़ता है। यहाँ पर लोन साल भर का इंटरेस्ट रेट होगा 4%, 6%, कोऑपरेटिव में 6% होता है, किसी जगह में 4.5 होता है, 3.5 होता है। तो जनरली कोऑपरेटिव में सबको प्रेफर करते हैं लोन लेना एज कम्पेयर टू मेन बैंकिंग, एचडीएफसी या फिर एसबीआई एक्सेट्रा। तो कोऑपरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बोर्ड, अर्बन कोऑपरेटिव बॉडी, फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, सब एक तरह से मैप कर सकते हैं कि बेटर कोऑपरेटिव के बीच में कंपटीशन हो सकता है। कोऑपरेटिव का जो एक स्ट्रक्चर है वो पहले था कि वो लैक्सिटी था इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, क्यों कि डुअल रेगुलेशन था बाय आरबीआई ऑल्सो एंड बाय द स्टेट एक्ट। वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, मोर रेगुलेटरी होगा, मोर फॉर्मल होगा, मोर डिजिटाइज होगा, तो और अच्छे तरीके से उनको लोन मिल सकता है। लोन जैसे मिलेगा तो वो फिर वो इन्वेस्ट करेंगे इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड, वो नच किया जा सकता है उनको इन टुवर्ड्स द बेटर हॉर्टिकल्चर, हाई वैल्यू प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, या फिर इन टुवर्ड्स द मोर एंड मोर, अगर बोला जाए तो व्हीट राइस साइकिल से तोड़ करके मिलेट में भी आप जा सकते हो। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सस्ते क्रेडिट मिलने से फार्मर्स का दो फायदा होता है, रिनोवेशन बढ़ता है, और सही समय पर उनको फैसिलिटी होने से फार्मर सुसाइड का जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। वो एक तरह से जो स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू द कि कैसे क्या होने वाला है इस साल, फार्मर आइग्रेट डिस्ट्रेस है, वो कम होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है प्राइमरी
एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और एक और पॉइंट अब उसके लिए मैं हाँ, ऐड एक मैं करूँ, ऐड करूँगा उसके इम्पोर्टेंस लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस होना चाहिए। ओवरऑल वो डिसाइड करें कहाँ कहाँ पर डेटाबेस होगा। हर जगह अगर देखा जाता है तो डेटाबेस क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज वैल्यू ऑफ डेटा। उसी कारण पता लग जाएगा कहाँ पर ज्यादा यूज है। और कंप्यूटराइजेशन और पीएससी का बात हो रहा है, पीएससीएस आप एक कॉमन सर्विस सेंटर है। हर एक ग्राम पंचायत के अंदर में 2,50,000 ग्राम पंचायत के अंदर है। भारत नेट से गीगा फाइबर जोड़ दीजिए। उसके बाद पीएससीएस उसको खोल दीजिए। उसके बाद जो लोग होंगे वो जाएंगे, ग्रीवांसेस लेंगे या फिर स्कीम से पता लगेगा उनको, आप कंप्लेंट करें सब चीज। तो उसे डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो पूरा का पूरा क्रेडिट फैसिलिटी को। तो इसलिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएससी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आप डायरेक्टली आप स्कीम डिसबर्सल या फिर आप क्रेडिट दे सकते हो। मानसी। हाँ, मैं यहाँ पे ऐड करी थी एक और इम्पोर्टेंस ये होगा कि फार्मर्स की क्रेडिट वर्दिनेस और इनहांस हो सकती है गिवन, क्योंकि वो फॉर्मल क्रेडिट उनको मिलेगा, तो वी कैन ट्रेस कि उनका क्रेडिट डिसिप्लिन क्या है। और सेकेंडली विल बी ऑल्सो एबल टू बेटर मीट जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए इट इज फॉर कि 18% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट जो 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जाना चाहिए, 10% टू द वीकर सेक्शंस। सो ये और दो बेनिफिट्स हो सकते हैं। मतलब अभी हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि वो इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर रिलाई करते हैं कि फार्मर्स का क्रेडिट डिसिप्लिन क्या है, या फिर वो कैसे एक्चुअली उस पैसे को यूज करते, तो हम उसको ट्रेस कर पाएंगे। हम्म अभी अगर बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख पीएससीएस को मैपिंग किया गया है इन द नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। तो 2.5 लाख है तो रीच कम है। तो 8 लाख, 8 लाख, 8 लैक्स प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। इसको अभी इंटीग्रेट करना है। और साथ ही साथ जो बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उसको भी इंटीग्रेट करना है। तो जो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस होगा इसके थ्रू गवर्नमेंट को पता लग सकता है कि कितने क्रेडिट वर्डिनेस है, जैसे आपने बताया। उसके आगे कहाँ का क्रेडिट जरूरी है, कुछ को रीजन में ज्यादा जरूरी होगा, कुछ को में कम होगा, कैसे पहुंचा सकते हैं। उसको फिर जोड़ देंगे अगर बॉट सिस्टम से या फिर एआई से जोड़ देंगे, उससे और अच्छा मॉडल्स तैयार हो सकता है कि कैसे नच कर सकते हैं ओवरऑल फार्मर्स को। हर एक फील्ड में पता लग सकता है कि कहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितना है, कितना डिस्ट्रेस है, कहाँ पर है, सब पता चल सकता है। इसलिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। और 30 करोड़ सिटीजन को कनेक्ट किया जाएगा उससे, 30 करोड़। यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। तो पहला सेंटेंस है कि इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स दे डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक्स। तो whether this is true or false, कौशिक? शेड्यूल कमर्शियल बैंक ज्यादा होंगे। हाँ, तो ये ऐसा गलत है। उनका। मतलब ये दोनों बोल रहा है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, तो उनसे ज्यादा नहीं है अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं तो। और दूसरा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। हम्म सही बात है। दिस इज वन ऑफ ट्रू। द फंक्शन उसका ही है। सेकेंड क्वेश्चन एक और है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर है। तो पहला सेंटेंस यही है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। लोकल बोर्ड नहीं है, सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब डुअल। आरबीआई करते हैं, और हाँ, आरबीआई बैंकिंग भी करते हैं रेगुलेशन हाँ, एक्ट और 1949 मल्टी मोडल एक्ट। कोऑपरेटिव भी करते हैं और फिर या तो स्टेट कोऑपरेटिव करते हैं, दोनों एक्ट में है दो। सेकंड बोल रहे हैं, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं, ये करते तो नहीं हैं, होता। करते हैं। करते हैं। और थर्ड है, दे वर ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। तो ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू। ठीक। नेक्स्ट, आयुष्मान बेनिफिशियरी की बात की तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट ये है कि पोस्ट कोविड में प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। 53% ऑफ पेशेंट इन 5 southern states they have you accessed private care। नंबर ऑफ पेशेंट में देखा जाए तो 54% प्राइवेट हॉस्पिटल में, और टोटल एक्सपेंडिचर 50,000 करोड़। और बाकी 46% के लिए 24,000 करोड़ डिस्पैरिटी है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। तो वो दिखता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें दोनों जरूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी। तो ये अच्छा डेटा है सामने में।
कि ओवरऑल 3 करोड़ और 2.5 करोड़, ये एक तरह से नंबर ऑफ पेशेंट दैट हैव यूज्ड द आयुष्मान भारत स्कीम। इसमें हम ये बोल सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं स्केल और स्प्रेड के बारे में, नंबर ऑफ पेशेंट्स में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एक प्राइवेट में 54% है और गवर्नमेंट में 46% पेशेंट्स जाते हैं। बट जब एक्सपेंडिचर की बात आती है तो कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर 67% एक्सपेंडिचर कर रहा है और पब्लिक 33% ही। इवन स्पेंडिंग दी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के शेयर में भी वही 66% और 33% शेयर है, तो यहाँ पे डिस्पैरिटी ज्यादा है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हेल्थ केयर जीडीपी है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए अप टिल लाइक 3%। तो एक ये डाइकोटमी वी कैन से। और दूसरा एक डायकोटमी नीचे आता है कि 17% ऑफ द आयुष्मान कार्ड होल्डर है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लेकिन 53% ऑफ टोटल टोटल पेशेंट है। इससे दिखाता है कि जो सडन रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है स्कीम का। और ओवरऑल 72,000 करोड़ हैव बीन अंडर द एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम आयुष्मान स्कीम। 50,000 करोड़ जो 67% है वो प्राइवेट हेल्थ केयर में गए, जो बात कर ली। तो तीन चीज यहाँ पर था। पहला था कि सदर्न स्टेट वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, 17% पॉपुलेशन लेकिन 53% ऑफ द आयुष्मान कार्ड। दूसरा, हाई अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, 67% एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जो लोग प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कि वहां जा करके फिर आप इंश्योरेंस ले लीजिए सरकार से। तो इसकी वजह से ये भी बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा रिलायंस है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी इसीलिए ज्यादा है। हम्म, यही दो चीजें। नेक्स्ट, अमृतपाल खालिस्तानी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इसे मिला। तो इसमें एक्ट आता है आसाम प्रिजन एक्ट, अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बैक बाय ब्रह्मोस। नेक्स्ट, नेवी मिनी कोय बेस टू कीप वॉच एंड ओवर अरेबियन सी। तो इसी से जब बात हुआ था आईएनएस जटायु, मिनी कोय आइलैंड इन लक्षद्वीप, इंडियन नेवी न्यू बेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, आगा लेगा मॉरिशस में। और अंडमान निकोबार आइलैंड को रीडेवलपमेंट करना है फॉर क्रिएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक रीजन, स्ट्रैटेजिक बेस। तीनों से ओवरऑल पूरा इंडियन ओशन में होगा और अरेबियन सी में पर्टिकुलरली इससे बढ़ेगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भी यूज किया जाएगा वहां पर, एयरफील्ड जेटी। इट इज वेरी नियर टू द क्रिटिकल सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन, कीवर्ड है। हमेशा हम लोग बात करते हैं चोक पॉइंट, लेकिन ये कीवर्ड इंटरनेशनल में यूज होता है, इंटरनेशनल में यूज होता है, क्रिटिकल सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन। जो रिसर्च वेसल होता है चाइनीज नेवी के, उस पर भी मॉनिटरिंग किया जा सकता है इससे। वो बोलते हैं रिसर्च वेसल, लेकिन हो सकता है ना रिसर्च नहीं होगा, वो स्पाइंग वेसल। जो जटायु जो बेस है, इट विल बी वो वॉच कीपर फॉर द भारत इन द अरेबियन सी। चाहे वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का बात हो, कैसे उसको देखा जाए, 9 डिग्री चैनल हो, क्रिटिकली सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन हो, या फिर ओवरऑल एंटी पायरेसी मैकेनिज्म हो वहां पर। और आईएनएस जटायु को डुबा भी नहीं सकता, एयरक्राफ्ट को डुबा सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। इट इज स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर, परमानेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे हम बस क्लाइमेट की और बात कर सकते हैं, मिनिकॉय आइलैंड की। तो द टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट वी गेट इज ट्रॉपिकल सावना क्लाइमेट, जिसको जो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें वो AW कैटेगरी में है, AW। तो वार्म टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द ईयर, ओनली जनवरी टू मार्च आर रिलेटिवली ड्राई। तो मतलब ट्रॉपिकल सावना टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। हम्म, फिर नेक्स्ट इसमें बोला गया कि विथ रिगार्ड डेटा लीक, सर्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स मीति के अंदर में आता है। इट हैज रिपोर्टेड दैट आरटीआई जो पोर्टल है इट इज अंडर द इमरजेंसी मेंटेनेंस और रिट्रीव कर रहे हैं डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन फाइल्ड। It has been coordinating with the EC, Election Commission, which maintains the RTI portal. और it has been facing the payment issue क्योंकि हो सकते और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रेजर पे ये सर्व करते हैं तो एरर मैसेज दिखा रहा है बार बार। तो ओवरऑल ये बोला जाता है कि आरटीआई पोर्टल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका ये जो साइबर सिक्योरिटी है वही सही नहीं है, तो इसको ठीक करना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना होता है आरटीआई पोर्टल, तो ऐसा बोल सकते हैं कि आरटीआई पोर्टल हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना रन नहीं करे, एक सेंट्रलाइज पोर्टल होना चाहिए, उसमें से हर एक डिपार्टमेंट का होना चाहिए डेटा, रादर देन कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना आरटीआई है। उसी के लिए कोऑर्डिनेशन ज़्यादा ज़रूरत होता है, फिर टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट, न्यू एरा इन्फ्लुएंसर, वाई इन्फ्लुएंस इज इम्पोर्टेंट। तो एक नेगेटिव चैलेंज पहला होता है कि इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड आया था कि वो एक तरह से हेल्प कर रहे थे स्टॉक में इन्वेस्ट करने में, तो डिजिटल ऐप लोन हो गया, या फिर टेलीग्राम चैटबॉट था, उसमें एक तरह से दे वर इन्फ्लुएंसिंग द रिटेल ट्रेडर्स। तो सेबी ने एक तरह से एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उनके अगेंस्ट में कि ऑलरेडी जो दोज हु हैव रजिस्टर्ड विद द सेबी दे कैन ओनली इन्फ्लुएंस द पीपल तरीके से। तो फिर और नेगेटिव होता है कि फूड एस्पेक्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, या फिर ड्रग कल्चर प्रमोट किया जाता है फिर इन्फ्लुएंसर के थ्रू में। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, इन्फ्लुएंसर हेल्प करते हैं सोसाइटी के अंदर में वोटर अवेयरनेस। जब भी इलेक्शन होता है तो हर एक चैनल, यूट्यूब चैनल के अंदर में वोटिंग से रिलेटेड वीडियो बनता है। जो भी स्कीम होता है, स्वच्छ भारत अभियान या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कहीं पर भी टनल बनता है, अटल टनल, उसका अब अटल टनल लोगों तक पहुंचते नहीं है आवाज, क्योंकि ठीक है ऐसा कुछ है, लेकिन सामने जाकर वीडियो बनाना, देखना, हर एक एस्पेक्ट में बात करना है कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा होता है, तो लोग देखते हैं कि हाँ अब मैं भी घूम सकता हूँ वहाँ पर, सही है। तो ओवरऑल उनका जो रोल होता है डायरेक्टली प्रोजेक्ट को जनता तक पहुंचाना, अवेयर करना कहाँ पर है, कैसे जा सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जयपुर हो गया या फिर बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, हर जगह इन्फ्लुएंसर गए, वीडियो बनाए, व्लॉगिंग किए, तो व्लॉगिंग चैनल हो गया। तो इन्फ्लुएंसर हर एक फील्ड में होते हैं, टूरिज्म एस्पेक्ट हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, विमेन चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज हो गया, डिफरेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि कौन से पार्टी का क्या मैंडेट है, कैसा उनका वोट स्ट्रक्चर है, पैटर्न क्या है, फिर दूसरे पार्टी का एजेंडा क्या है, ओवरऑल तो पॉलिटिकल चैलेंज होता है। उसके बाद फिर हो गया न्यू एज में फूड फार्मा, जैसे फूड फार्मा इंस्टाग्राम में वो प्रमोट करते हैं हेल्दी डाइट और क्वेश्चन करते हैं कोई कंपनी से। बॉर्नविटा का क्वेश्चन हुआ था कि बॉर्नविटा बोलता है कि हेल्दी है, लेकिन पीछे में वो चीनी ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनके पास केस भी हुआ था, लेकिन लास्ट में वो जीते थे। तो ओवरऑल तो उसके बाद से पूरा फूड इंडस्ट्री में चेंजेस आया। पीछे में एडवर्टाइजमेंट में बात किया गया कि इंग्रेडिएंट पढ़े पीछे में कितने शुगर होते हैं, कितने सॉल्ट होते हैं। तो वैसे पॉजिटिव डायरेक्शन है एक तरह से देखा जाए। नाच डेली जो 1 मिनट वीडियो बनाते हैं हर एक फील्ड में जाकर के, तो अवेयरनेस होता है। फिर बात की नेशनल ज्योग्राफी का में 1 मिनट वीडियो है। फिर तो हर एक जो इंडियन स्टोरी है, इंडियन जो ब्रांड है, इसको कैसे प्रमोट किया जाए लॉन्ग टर्म में, और ओवरऑल जो नजिंग नजिंग मतलब कि थोड़ा आप इन्फ्लुएंस करे बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, बिहेवियर ऑफ द सिटीजन टूवर्ड्स अ बेटर गवर्नेंस, टूवर्ड द एथिकल पाथ, वो कैसे किया सकते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बात कहा, बोला कि योगा मेडिटेशन में बात करना चाहिए। उसके बाद फिर परीक्षा पे चर्चा जैसे वो करते हैं, वैसी मेंटल स्ट्रेस से बात करना चाहिए। स्लीपिंग शेड्यूल, स्लीपिंग से रिलेटेड डिप्रिवेशन के ऊपर बात होना चाहिए। फिर उसके बाद बात होना चाहिए इंडिया का ब्रांड कैसे बढ़ाया जाए। वर्ल्ड वाइड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है, मीडिया में रिपोर्ट, या फिर इंडिया में सेफ्टी नहीं है, तो एक कोई केस के ऊपर से पूरा पूरा ब्रांड इमेज चेंज होता है। तो कैसे इस पे इम्पैक्ट करे, कैसे काम करे। इंडिया जो हेरिटेज है, पुराने हेरिटेज, द्वारका हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो उसमें कैसे इसको बढ़ावा दे। तो हर जगह पे इन्फ्लुएंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।